वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9th साइंस। हाँ, इसमें वर्क होता है, एनर्जी क्या होती है। प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में हमने बात की थी या हमें बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है मोशंस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के, और ये जो कॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, इन सब चीजों के बारे में हमें बताया गया है। अनदर कंसेप्ट जो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए और इंटरप्रीट करने के लिए बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को, वो है वर्क। क्लोजली रिलेटेड वर्क के साथ अगर देखें हम तो एनर्जी और पावर होता है, और इस चैप्टर में हम यही चीज को स्टडी करेंगे, इन कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। सारे लिविंग बीइंग को फूड की जरूरत होती है। लिविंग बीइंग्स अपने सेवरल बेसिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं सरवाइव करने के लिए, और हम ऐसी एक्टिविटीज को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। एनर्जी जो इस प्रोसेस को चलाने के लिए लगती है या फूड के जो लगती है वो फूड के थ्रू हमें मिलती है। हमें इस एनर्जी की जरूरत पड़ती है अदर एक्टिविटीज के लिए, जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, रनिंग, इन सब के लिए। एक्टिविटीज जो स्टेरियनियस होती हैं उन्हें रिक्वायर होती है मोर एनर्जी। एनिमल्स को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो भी इंगेज होते हैं इन एक्टिविटीज के अंदर, जैसे कि वो जंप करते हैं, रन करते हैं। उन्हें भी फाइट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उनके एनिमीज से बचने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फूड को फाइंड करने के लिए जरूरत पड़ती है, सेफ प्लेस को फाइंड करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। Also, we engage some animals, उन्हें लिफ्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है, लोड्स को कैरी करने के लिए, कार्ट्स को पुल करने के लिए, प्लग करने के लिए फील्ड्स को। एनिमल्स को भी कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, और ये सारी एक्टिविटीज को जैसे मैंने बताया एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आप मशीन्स के बारे में सोचिए और ऐसी कुछ मशीन्स का नाम आप लिस्ट आउट कीजिए जो डे बाय डे आपकी लाइफ में आती है, आप रोज इन्हें देखते हैं। क्या हमें मतलब क्या होता है, व्हाई डू दे नीड फॉर देयर वर्किंग, हमारे काम के लिए हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। क्या सेम इंजन्स को भी रिक्वायर होते हैं फ्यूल, जैसे पेट्रोल और डीजल होता है कि कुछ इंजन्स को ये पेट्रोल और फ्यूल की या पेट्रोल और डीजल की जरूरत क्यों पड़ती है, और लिविंग बीइंग्स और मशीन्स जो है उनके अंदर एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है, वर्क की जरूरत क्यों पड़ती है। तो वर्क सबसे पहले हम देखेंगे तो वर्क क्या है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है उस वे के अंदर कि हम यूज करते हैं इस टर्म को वर्क अपने डे टू डे लाइफ में, और द वे वी यूज इट इन साइंस, है ना। डे टू डे लाइफ में वर्क का मतलब कुछ और है, वेल साइंस कुछ और कहता है, और ये पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम कंसिडर करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला पॉइंट है नॉट मच वर्क इज इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। कमली प्रिपेयर हो रही है अपनी एग्जामिनेशन के लिए, और वो बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है स्टडीज में। उसे रीड करनी होती है, बुक्स को डायग्राम्स ड्रॉ करनी होती है, ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, उसके थॉट्स को कलेक्ट करने पड़ते हैं, क्वेश्चन पेपर्स और अटेंड करने पड़ते हैं क्लासेस, डिस्कस प्रॉब्लम्स विद हर फ्रेंड्स, डिस्कस करती है प्रॉब्लम्स को, और एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म भी करती है। वो एक्सपांड करती है लॉट ऑफ एनर्जी को इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। एक्सपेंड करती है या कह सकते हैं स्पेंड करती है अपनी बहुत सारी एनर्जी को इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। कॉमन पैरेलल्स में बात करें तो वो वर्क कर रही है हार्ड, और ये सारे हार्ड वर्क जो है ये इन्वॉल्व करते हैं बहुत ही लिटिल वर्क। अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन के थ्रू जाए तो वर्क की, यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक। अगर किसी बड़े से पत्थर को आपको हिलाना है तो आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि रॉक जो है वो मूव नहीं हो सकता डिस्पाइट ऑल द एफर्ट। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे तभी जाके मूव होगा, विदाउट एफर्ट वो मूव नहीं होगा रॉक। तो आपको कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आप हो जाएंगे इसकी वजह से, और यू हैव नॉट डन एनी वर्क। अगर आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं उस रॉक के लिए तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट उस रॉक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप खड़े हैं कुछ समय के लिए एक हैवी लोड के साथ में आपके हेड के ऊपर, तो आप थोड़ी देर में टायर्ड फील करते हैं, आप एक्सर्ट करते हैं अपने आप को एंड स्पेंड करते हैं क्वाइट बीट, हमारी एनर्जी को हम स्पेंड करते हैं। क्या आप वर्क कर रहे हैं उस लोड के ऊपर? तो द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इज इन साइंस एंड वर्क इज नॉट डन, है ना। तो हम जो टर्म को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वर्क को, वो साइंस में होती है, वेल वर्क जो है ये डन नहीं हुआ है रियल में। You climb up the steps of the staircase
मतलब साइंस में हमने ऊपर जो देखा हमने कि साइंस में अगर आप किसी चीज को वर्क कह रहे हैं तो वो तभी होगा जब आप कोई लोड या कोई प्रेशर या किसी चीज का एनर्जी आपको लगानी पड़ रही है तब जाके। एक और चीज दी कि आप क्लाइंब अप कर रहे हैं कुछ स्टेयरकेस को सेकंड फ्लोर पर रीच करने के लिए बिल्डिंग को, ताकि आप देख सकें एक लैंडस्केप को वहां से। आप इवन क्लाइंब कर रहे हैं एक टॉल ट्री को, तो आप किस में अपना साइंटिफिकली डेफिनेशन के हिसाब से दोनों एक्टिविटीज में किस में आपको लॉट ऑफ वर्क लगाना पड़ेगा। डे टू डे लाइफ में हम कंसिडर करते हैं कोई भी यूजफुल या फिजिकल मेंटल लेबर को एज अ वर्क एक्टिविटी, जैसे प्लेइंग है फील्ड के अंदर, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, हमिंग अ ट्यून, वॉचिंग अ मूवी, अटेंडिंग अ फंक्शन, ये कुछ नॉट ये कंसिडर किए जाती है एक्टिविटीज है जिसमें वर्क नहीं हो रहा है, डन इस तरह से माना जाता है। What constitutes work depend on the way we define it. हम यूज करते हैं और डिफाइन करते हैं टर्म वर्क को डिफरेंटली इन साइंस। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी दी है ये समझने के लिए। जैसे हमने डिस्कस किया अब पैराग्राफ में कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो नॉर्मली कंसिडर की जाती हैं टू बी वर्क हमारे डे टू डे लाइफ में, उन्हीं को हम वर्क कहते हैं। फॉर ईच ऑफ दिस एक्टिविटी आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। हर एक एक्टिविटी के लिए आप ये क्वेश्चन पूछ के देखिए कि आपको जवाब मिलता है। पहला है हमारा व्हाट इज वर्क बीइंग डन ऑन, कौन सा वर्क आपने डन किया है इस एक्टिविटी के लिए। व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हुआ जिससे उस पर क्या असर हुआ है। और व्हाट या हु इज डूइंग द वर्क, कौन कर रहा है वर्क, ये आपको देखना है। ये 3 क्वेश्चन आपको इस एक्टिविटी के बाद पूछने हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। साइंटिफिकली कंसेप्ट क्या है वर्क को लेकर ये देखेंगे। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए या इस वे को समझने के लिए व्यू ऑफ वर्क क्या है और डिफाइन करने के लिए वर्क को साइंटिफिकली देखकर या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर करेंगे कुछ सिचुएशंस को। आपको एक पेबल जो ले हुआ है सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सब पुश करना है, पेबल मूव करेगा कुछ डिस्टेंस पे, आपने एक्सर्ट किया एक फोर्स पेबल के ऊपर और पेबल जो है वो डिस्प्लेस हुआ और ये सिचुएशन को वर्क डन कहा गया है। गर्ल पुल कर रही है एक ट्रॉली को और ट्रॉली मूव हो रही है एक डिस्टेंस तक, तो गर्ल एक्सर्ट कर रही है एक फोर्स को ट्रॉली के ऊपर और इसीलिए वो डिस्प्लेस हो रही है, इसीलिए यहाँ कहा है कि वर्क डन हुआ है। आप एक बुक को लिफ्ट कर रहे हैं एक हाइट से, तो क्या आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को उसके ऊपर, आपको उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और बुक राइज अप हो रही है, तो ये भी एक फोर्स अप्लाई हुआ है उस बुक के ऊपर और बुक मूव हुई है, इसलिए यहाँ भी वर्क डन हुआ है। क्लोजर लुक ले अगर अब वो तीनों सिचुएशंस के ऊपर, तो ये रिवील करता है कि 2 कंडीशंस जो है ये सेटिस्फाई हो गई हैं फॉर वर्क टू बी डन। एक फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ये दोनों चीजें अगर होती है परफॉर्म तो आपका क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। पहला तो फोर्स आप एक्ट करना है आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस या मूव होना चाहिए। If any one of the above condition does not exist, work is not done. अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होती है तो आपका वर्क जो है वो डन नहीं होगा, और इसीलिए हम व्यू करेंगे वर्क को इसी तरह से व्यू किया जाता है साइंस में। A bullock is pulling a cart. एक बुलक पुल कर रही है कार्ट को। A cart moves. कार्ट मूव हो रहा है, तो there is force on the cart and the cart has moved. Do you think that work is done in this situation? आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में वर्क डन हो रहा है? ये आपको सोच के लिखना है। एक्टिविटी 11.2 में हमें कुछ सिचुएशंस के बारे में लिखना है आपके डेली लाइफ में जो इन्वॉल्व होती है जिसमें वर्क किया जाता है, लिस्ट आउट करना है, उन्हें डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में कि ये वर्क जो है यहाँ पर डन हुआ है या नहीं हुआ। रीजन करना है आपको इसके लिए, राइट आउट कि क्यों नहीं है, अगर ये वर्क नहीं है तो क्यों है, अगर वर्क डन है तो कौन सा फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है उस वर्क में मूव हो रहा है, क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें लिखने हैं। एक्टिविटी 11.3 में भी आपको कुछ सिचुएशंस को देखना है एक ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेस नहीं हुआ है स्पाइट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब आपने फोर्स तो अप्लाई किया है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस नहीं हुआ। आपको और भी सोचना है सिचुएशंस के बारे में जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होता है एब्सेंस ऑफ फोर्स में। ऐसी भी सिचुएशंस होती है जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है बट फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपको ऐसी कुछ सिचुएशंस को लिस्ट आउट करना है और डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में कि वर्क डन हो रहा है या नहीं उस सिचुएशन में। थर्ड पॉइंट है हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब वर्क डन एक कांस्टेंट फोर्स के साथ कैसे होगा, तो हाउ वर्क इज डिफाइंड इन साइंस, साइंस किस तरह से डिफाइन करता है वर्क को। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले कंसिडर करना पड़ेगा एक केस जिसमें फोर्स जो है वो एक्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स जो है वो भी मूव एक्ट कर रहा है। Let a constant force F
एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर F फोर्स एक्ट हो रहा है। उसके बाद में हमें एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है एक डिस्टेंस से, S जो है S इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, S हमारा डिस्टेंस है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। लेट W बी द वर्क डन, W वर्क डन हुआ है तो क्या डिफाइन करेंगे हम वर्क को, टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यस, वर्क डन जो होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो W इज इक्वल टू FS, ये हमारा फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द वर्क डन, है ना। तो जैसे यहाँ हमें टेबल दिया हुआ है जिसपे हमें एक फोर्स अप्लाई किया, हमने किसको, डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया है, तो आपको पता चलेगा कितना वर्क डन हुआ है। दस वर्क डन जो है एक फोर्स होता है जो एक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और बिल्कुल इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के, और मल्टीप्लाई किया जाता है बाय डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, वर्क के पास में मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। इक्वेशन के हिसाब से देखें तो फोर्स अगर हम 1 लेते हैं 1 न्यूटन, S 1 लेते हैं 1 मीटर, देन वर्क डन जो होगा हमारा वो होगा 1 न्यूटन मीटर। और यहाँ यूनिट जो है वर्क का ये न्यूटन मीटर होता है, या हम जूल भी कह सकते हैं। और 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on an object when the force is 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the फोर्स। अब इक्वेशन को केयरफुली आप देखें कि क्या वर्क डन यहाँ पे होता है जब फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 हो, और क्या होगा अगर फोर्स तो ठीक है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का 0 हो। तो रेफर कीजिए इन कंडीशंस को, सेटिस्फाई कीजिए कि क्या मतलब वर्क डन हो रहा है या नहीं। एग्जाम्पल अब हमें दिया है जिसमें फोर्स दिया है 5 न्यूटन जो एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस कर रहा है थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अगर फोर्स एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑल थ्रू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला है हमारा F इंटू S। F है 5 न्यूटन, S है 2 मीटर, इंटू किया इन दोनों का 10 न्यूटन मीटर, या 10 जूल जो है हमारा वर्क डन यहाँ पर हुआ है। कंसीडर करना है अनदर सिचुएशन को जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। एक बेबी पुल कर रही है एक टॉय कार को जो पैरेलल है ग्राउंड से, एज शोन इन फिगर। बेबी एक्सर्ट कर रही है एक फोर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, और इस सिचुएशन में वर्क डन जो है वो इक्वल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ऐसी सिचुएशन में वर्क डन जो फोर्स के थ्रू हुआ जाता है वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। देख सकते हैं डायग्राम दी गई है। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस किया जाता है बाय एक्शन ऑफ फोर्स एंड वी आइडेंटिफाई वन ऑफ द फोर्स। अगर F जो है वो एक्ट कर रहा है या फोर्स जो एक्ट कर रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट S, तो एंगल जो होगा उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का होगा। और ऐसी सिचुएशन में वर्क डन जो होगा फोर्स से वो F जो है उसे हम नेगेटिव लेंगे और डिनोट किया जाएगा माइनस साइन से। इसीलिए वर्क डन बाय द फोर्स होगा F इंटू माइनस S या माइनस F इंटू S। तो ये क्लियर है, अबाउट डिस्कशन से हमें ये चीज क्लियर हुई है कि वर्क डन जो फोर्स के थ्रू होता है वो आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। और इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक और एक्टिविटी दी हुई है। आपको लिफ्ट करना है एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, वर्क डन होता है मतलब वर्क डन होगा बाय द फोर्स एक्सर्ट बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा अपवर्ड। फोर्स जो है आपने एक्सर्ट किया है उसके ऊपर इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाउएवर देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, और इसीलिए उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। Which one of these forces is doing positive work? अब इनमें से कौन सा जो फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क का परफॉर्म करेगा और कौन सा नेगेटिव वर्क करेगा, इसके रीजंस आपको भी यहाँ पे लिखना है। वर्क डन जो है वो नेगेटिव हो सकता है जब फोर्स एक्ट करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन पॉजिटिव होता है जब फोर्स सेम डायरेक्शन में मूव करता है डिस्प्लेसमेंट के। एक और एग्जांपल है जिसमें एक पोर्टर लिफ्ट कर रहा है लगेज को 15 kg के फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन इट हेड, उसके सिर पर रखकर 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट करना है वर्क डन इसमें उस लगेज के साथ, वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो सोल्यूशन में मास ऑफ लगेज है हमारा 15 kg और डिस्प्लेसमेंट है 1.5 मीटर। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है F इंटू S है, बट हमारे पास में फोर्स दिया नहीं गया है, लेकिन फोर्स निकालने के लिए हम M इंटू G ले सकते हैं, मतलब मास इंटू हमें जो G दिया हुआ है हमारा मास इंटू ग्रेविटी जो दिया है वो ले सकते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो mg लेंगे तो मास हमें 15 kg दिया है, और g की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसे हम कह सकते हैं जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू 1.5 हमारा s था मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसका कैलकुलेशन के बाद आता है 225 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर
है ना, या फिर आप 225 न्यूटन मीटर ले सकते हैं, 225 जूल ले सकते हैं जो वर्क डन हुआ है। एनर्जी क्या है? तो लाइफ इम्पॉसिबल है एनर्जी के बिना। जो डिमांड फॉर एनर्जी है वो हमेशा इंक्रीज होते रहती है। कहाँ से हमें ये एनर्जी मिलती है? सन जो है ये बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है एनर्जी का हमारे लिए। बहुत सारी हमारी एनर्जी सोर्सेज जो है वो डिराइव की जाती हैं सन से, और हम जो है वो एनर्जी लेते हैं न्यूक्लियाई ऑफ एटम से भी हम ले सकते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो होता है वहां से ले सकते हैं, टाइड से ले सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कुछ अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी जहां से आपको एनर्जी मिल सके? उसके पहले हम एक्टिविटी देखते हैं 11.5 में। फ्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी है लिस्टेड किए गए अब, और यहाँ पर कुछ मेनी अदर सोर्सेस आपको लिस्ट करना है, डिस्कस करना है स्मॉल ग्रुप्स के साथ बैठकर कि किस तरह से सर्टेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है ये सन के कारण हमें मिली है। क्या ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो ड्यू टू सन है या सन के कारण नहीं है? अब हम देखेंगे आगे कि वर्ड एनर्जी जो है बहुत ही ऑफन यूज किया जाता है हमारे डेली लाइफ में, पर साइंस में हम अगर देखें इसे तो डेफिनेट और प्रिसाइज मीनिंग इसका दिया गया है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल कि एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट करती है एक स्टेशनरी विकेट को, तो विकेट जो है वो थ्रो अवे हो जाता है या उड़ जाता है जिसे हम कह सकते हैं। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट जब रेस करता है एक सर्टेन हाइट पे और कैपेबिलिटी जो होती है हाइट पे गेट्स द कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, उसके अंदर वर्क की कैपेबिलिटी आ जाती है। आपने ये देखा होगा कि किसी भी मतलब When a raised hammer falls on a nail, जब बहुत दूर से आप जो हैमर है उसे नेल के ऊपर मारते हैं पीस ऑफ वुड के अंदर जो लगी हुई है, तो ये डिराइव करता है नेल को इनटू द वुड, वो उसको पेनिट्रेट करने का काम करता है नेल को वुड के अंदर। आपने ऑब्जर्व किया होगा चिल्ड्रंस को जो वाइनिंग करते हैं टॉयज को, जैसे कि टॉय कार को, तो जब भी वो टॉय कार प्लेस की जाती है फ्लोर के ऊपर वो मूव करना स्टार्ट करती है। जब बलून जो है फील किया जाता है एयर के साथ और आप उसे प्रेस करते हैं तो आप नोटिस करते हैं चेंज में उसके शेप में। एज लॉन्ग एज वी प्रेस इट जेंटली, आप जितना उसको प्रेस करेंगे वो बैक उसके ओरिजिनल जैसे ही आप उसे प्रेस करके छोड़ेंगे अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, और फोर्स जो है जैसे आप विड्रॉ करेंगे वैसे ही वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अगर आप प्रेस करेंगे उस बलून को बहुत ही हार्डली तो ये एक्सप्लोड भी हो जाएगा एक ब्लास्टिंग साउंड के साथ में। ये सारे एग्जांपल्स जो है जिसमें ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है डिफरेंट मीन्स को और कैपेबिलिटी जो है उसकी डूइंग वर्क की वो वहां पर बनने लगती है। ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है वर्क करने की उसे पॉजेस एनर्जी कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो वो वर्क जो करता है विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी, जो भी ऑब्जेक्ट वर्क करेगा वो लूज करता है एनर्जी को, और ऑब्जेक्ट जिस पे वर्क डन हो रहा है वो गेन करता है एनर्जी को। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क, किस तरह से ऑब्जेक्ट एनर्जी के साथ काम करता है? एक ऑब्जेक्ट जो पॉसेस करता है एनर्जी को वो एक्सर्ट करता है फोर्स को अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर। कब होता है ये सब? तो एनर्जी जब ट्रांसफर की जाती है फॉर्मर टू लेटर, और सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है और रिसीव करता है एनर्जी को, इसीलिए वो कुछ वर्क वो भी परफॉर्म करता है। और इसीलिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो वर्क कर सके, और ये इम्प्लाई करता है कि एनी ऑब्जेक्ट जो पॉसेस कर रहा है एनर्जी को मतलब वो वर्क डन कर रहा है या वर्क हो रहा है उससे। एनर्जी जो पॉसेस करती है बाय अदर ऑब्जेक्ट्स is thus measured in terms of its capacity of doing work. यूनिट ऑफ एनर्जी इसीलिए सेम है वर्क की तरह, जैसे जूल दोनों के लिए सेम है, और ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। कभी कभी लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो किलो जूल कंसिडर की जाती है, ये यूज की जाती है। 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल होता है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो लकीली हमारे वर्ल्ड में जिसमें हम रहते हैं वो प्रोवाइड करता है एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में। वेरियस फॉर्म्स जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। एक और चीज दी है हमें इसके बारे में सोचना है कि हाउ डू यू नो दैट सम एंटिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप कैसे जानेंगे कि ये पर्टिकुलर एनर्जी के अंदर एनर्जी है, एंटिटी के अंदर एनर्जी है या फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इस चीज को आप अपने फ्रेंड्स या टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जेम्स जूल जो है वो एक आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे और ये बेस्ट नोन थे उनके रिसर्च के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनामिक्स के लिए। अमॉन्ग्स अदर थिंग्स ये फॉर्मुलेट करते थे या इन्होंने फॉर्मुलेट किया था एक लॉ को फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने वेरीफाइड किए थे एक्सपेरिमेंटली कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और डिस्कवर किया था वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क जो है जूल वो भी इन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है। काइनेटिक एनर्जी,
एक्टिविटी दी है जिसमें हमें एक हैवी बॉल लेना है, ड्रॉप आउट करना है उसे थिक बेड ऑफ सैंड जो है उससे। बेड ऑफ सैंड जो है वुड बी बेटर एंड ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड बेड ऑफ हाइट ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर। द बॉल क्रिएट्स अ डिप्रेशन, है ना। आपको एक बॉल लेना है, नीचे आपको गीली मिट्टी जिसे बोलते हैं उसकी पूरा वो बिछाई गई है, आपको 25 सेंटीमीटर की हाइट से उस बॉल को उसके ऊपर फेंकना है। रिपीट करना है इस एक्टिविटी को हाइट का डिफरेंस लेके, कभी 50 सेंटीमीटर से, कभी 1 मीटर से, कभी 1.5 मीटर से। एंश्योर कीजिए कि सारे डिप्रेशन जो है वो डिस्टिंक्टली विजिबल हो। मार्क कीजिए डिप्रेशन को और ताकि वो इंडिकेट कर सके हाइट को कि किस हाइट से बॉल जो है वो ड्रॉप की गई थी। कंपेयर कीजिए डेप्थ्स को, कौन सा उसमें सबसे डीपेस्ट होगा, कौन सा सबसे शॉलेस्ट होगा और क्यों होगा, किसकी वजह से ये बॉल जो है इसने डीपर डेंट बनाया है। ये सारी चीजों को डिस्कस करना है और एनालाइज करना है आपको। सेटअप करना है एपरेटस को जैसे शो किया गया है हमें, और प्लेस करना है एक वुडन ब्लॉक को नोन मास जिसका आपको पता हो मास ऐसे इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉली एट अ कन्वीनियंट फिक्स्ड डिस्टेंस। प्लेस करना है एक नोन मास को ऑन द पैन सो दैट ट्रॉली स्टार्ट मूविंग। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आपको प्लेस करना है ताकि ट्रॉली जो है मूव करना स्टार्ट करे। ट्रॉली मूव करेगी फॉरवर्ड और हिट करेगी वुडन ब्लॉक को। फिक्स कीजिए स्टॉप ऑन द टेबल इस मैनर में कि ट्रॉली जो है स्टॉप कर जाए जैसे ही वो हिट करेगी उस ब्लॉक को और ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस हो जाए। नोट डाउन कीजिए डिस्प्लेसमेंट को उस ब्लॉक के। इसका मतलब ये है कि वर्क जो है वो डन हुआ है उस ब्लॉक के ऊपर बाय द ट्रॉली एज अ ब्लॉक एंड हैज गेट एनर्जी। कहाँ से ये एनर्जी आई है, रिपीट करना है इस एक्टिविटी को आपको बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द पैन। और किस केस में डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा, किस केस में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा। इस एक्टिविटी में मूविंग ट्रॉली जो है वो वर्क डन परफॉर्म कर रही है, इसीलिए उसके पास में वो पजेस कर रही है एनर्जी को। ये सारी चीजें आपको इसमें पता चलेंगी एक्टिविटी करने के बाद। मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क कर सकता है और ऑब्जेक्ट जो मूव करता है फास्ट वो मोर वर्क करता है देन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील, स्पेंडिंग स्टोन, ये सारे चीजें क्या कर रही हैं, वर्क डन कर रही हैं। किस तरह से बुलेट पेरिस जो है वो टारगेट कैसे बनाता है। हाउ डज द विंड ब्लो इन द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, किस तरह से मूव करती हैं विंड मिल्स में ब्लेड। और ऑब्जेक्ट जो है मोशन की इन सब के अंदर पजेस की जाती है एनर्जी, और हम ये एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार, रोलिंग स्टोन, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, ये सारी चीजें जो है पजेस करती है काइनेटिक एनर्जी को। इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो पजेस करती है बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। और काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होती है उसकी स्पीड के साथ में। हाउ मच एनर्जी इज पजेस्ड बाय मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की विद सर्टेन वेलोसिटी अगर मूव कर रही है तो ये इक्वल होती है वर्क डन के ऑन इट टू मेक इट एक्वायर अ वेलोसिटी। अब हम एक्सप्रेस करेंगे काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कंसिडर कीजिए एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ में। लेट अस नाउ टू बी डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिस्टेंस s बी कांस्टेंट व्हेन कांस्टेंट फोर्स F acts on it in the direction of displacement। और इक्वेशन से वर्क डन जो है W is equal to Fs है, तो वर्क डन by object will cause a change in its velocity। Let's its velocity change from u to v, मतलब इनिशियल टू फाइनल हमें देखना है क्या आएगी। तो लेट a be the acceleration produced। सेक्शन 8.5 में हमने स्टडी किया था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को, relation connecting to initial velocity u और final velocity v of an object moving with a uniform acceleration a and displacement s। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है कि v square minus u square is equal to 2as। thus हम अगर s फाइंड करना है हमें तो हम इसे एडजस्ट कर देंगे, that is v square minus u square upon 2a। और ये सेक्शन 9.4 में हमने देखा था f is equal to ma है। thus using इक्वेशन में अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करेंगे इसकी वैल्यू तो वी कैन राइट द वर्क डन बाय फोर्स F इज W इज इक्वल टू ma इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, या फिर W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है उसके स्टेशनरी पोजीशन से तो u की वैल्यू 0 होगी, इसीलिए W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर हम ले लेंगे। It is clear that the work done is equal to the change in kinetic energy of an object। अगर u is equal to 0 है तो work done half mv square होगा। thus kinetic energy possess की जाती है एक object of mass से m और moving with uniform velocity v। तो E of k मतलब energy of kinetic या kinetic energy is equal to half mv square, ये फॉर्मूला है।
वाला एग्जाम्पल हमें दिया गया है जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है 4 मीटर पर सेकेंड विद इट्स काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो हमको देखना है काइनेटिक एनर्जी कितनी पजेस करेगा वो ऑब्जेक्ट। तो मास हमें दिया है 15 kg, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन है हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, विल गेट द आंसर दैट इज 120 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की 120 जूल है। एक और एग्जांपल है जिसमें व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द कार। कितना वर्क डन आपको करना होगा अगर आपको वेलोसिटी को इंक्रीज करना है कार की 30 to 60। अगर मास जो है कार का 1500 kg है तो मास ऑफ द कार अगर 1500 kg है तो इनिशियल वेलोसिटी कार की हम 30 ले रहे हैं जैसे हमें दी हुई है। वैल्यूज पुट करना है 30 into 1000 मीटर और ये हमने क्यू दिया है 1000 और 30 हमें क्या दिया है पर आर में दिया है। हम उसे 60 into 60 करके उसे मीटर पर सेकंड में ले आएंगे जिसके थ्रू हमारा आंसर निकला है 8.33 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी कार की हमें यही वैल्यूज पुट करनी है जो आती है 16.67 और इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार क्या थी वो पुट करना है हमें। तो हमने जो हमारी वैल्यू आई थी वो पुट की है U की जगह पे और हमारा आंसर आया 52041.68 जूल। बाय फाइनल में हमने अगर वैल्यू पुट की हमारी 16.67 तो आंसर आया है 2084166.68 जूल। और हमको देखना है वर्क डन कितना हुआ है। तो चेंज आपको देखना है काइनेटिक एनर्जी में, इनिशियल माइनस फाइनल आप कर दीजिए है ना। फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए तो आया 156375 जूल। इतनी एनर्जी इतना वर्क डन आप जब करेंगे तब आप उसकी वेलोसिटी को चेंज कर पाएंगे 30 to 60 मीटर पर सेकेंड के लिए। हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। इसके पहले हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखा था। इसमें हमें सबसे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हमें एक रबर बैंड लेना है, होल्ड करना है उसे एक एंड से और पुल करना है उसके दूसरे एंड को। तो बैंड क्या दिखेगा आपको, स्ट्रेच हुआ तो दिखेगा। रिलीज करना है उस बैंड को एक एंड से तो क्या हैपन होगा या क्या दिखेगा आपको। तो बैंड जो है आपका वो अपने रिगेन करने की कोशिश करेगा ओरिजिनल लेंथ को। ऑब्वियसली बैंड जो है वो एक्वायर्ड करता है एनर्जी को उसके स्ट्रेच पोजीशन में। और किस तरह से एक्वायर होती है एनर्जी और किस तरह से वो स्ट्रेच होता है तब किस तरह से एक्वायर होती है एनर्जी ये हमें पता चलेगा इस एक्टिविटी से। एक और एक्टिविटी दी है जिसमें हमें एक स्लिंकी लेना है जो हमें शो किया गया है और अपने फ्रेंड से कहिए कि उसके एक एंड को वो पकड़ के रखे और दूसरे एंड को आपको क्या करना है, मूव करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है, अपने फ्रेंड से दूर की तरफ आपको मूव होना है। तो आप क्या देखोगे कि जो स्लिंकी है वो एक्सपांड होता जाएगा और उसके बाद आप उसे रिलीज कर दीजिए। तो उससे क्या होगा स्लिंकी एक्वायर करेगा एनर्जी को जब उसे स्ट्रेच किया जाएगा। और किस तरह से वो एक्वायर करेगा, क्या स्लिंकी एक्वायर करेगा एनर्जी जब उसे कंप्रेस किया जाएगा, ये सारी चीजें इस एक्टिविटी से हमें पता चलेंगी। एक और एक्टिविटी है उसमें हमें एक टॉय कार लेनी है और विंड इज यूजिंग इट्स की, उसके की को यूज करके आपको लेना है। प्लेस द कार ऑन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड के ऊपर उसे रखना है। क्या वो मूव करेगी। फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर एनर्जी, अब उसे मूव करने के लिए जो एनर्जी लगी है वो उसने कहाँ से ली है। क्या उसके अंदर जो एनर्जी एक्वायर्ड हुई है वो डिपेंड होती है नंबर ऑफ विनिंग्स के ऊपर, आप कितना उसमें विन कर रहे हैं, कितना भर रहे हैं चाबी को। इस तरह से हाउ कैन यू टेस्ट दिस, आप किस तरह से इसे टेस्ट कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी है जिसमें आपको लिफ्ट करना है एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट तक और ऑब्जेक्ट जो है अब वो अपना काम कर सकता है, वर्क कर रहा है हम कह सकते हैं। वो बिगिन होगा फॉल होना जब आप उसे रिलीज करेंगे या छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ आने की मूवमेंट शुरू कर देगा और ये इम्प्लाई करता है कि दैट हैज एक्वायर्ड सम एनर्जी, उसके अंदर कोई एनर्जी है। अगर रेस करते हैं इसे ग्रेटर हाइट में तो ये ज्यादा वर्क करेगा ऐसा हम कह सकते हैं और इसीलिए पजेस करेगा ज्यादा एनर्जी को। कहाँ से ये जो एनर्जी है वो सब आती है इसके अंदर, इस चीज को थिंक करना है, डिस्कस करना है आपको। अब जितनी भी सिचुएशंस हमें दी है उसमें एनर्जी जो है वो स्टोर की जाती है ड्यू टू द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ऑब्जेक्ट से जो स्टोर की गई है एज अ पोटेंशियल एनर्जी और ना किया गया टू कॉज चेंज इन अ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप ट्रांसफर करेंगे एनर्जी को जब आप उसे स्ट्रेच करेंगे एक रबर बैंड की तरह, मतलब ट्रांसफर होती है एनर्जी जब आप स्ट्रेच करते हैं एक रबर बैंड को, एनर्जी ट्रांसफर होती है बैंड में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। आप उस पर वर्क करते हैं जब आप विनिंग करते हैं की को टॉय कार की, एनर्जी ट्रांसफर होती है स्प्रिंग में, इनसाइड इट इज स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एनर्जी होती है जो प्रेजेंट किया जाता है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन।
एक्टिविटी एक और हमें दी है जिसमें हमें एक बॉम्बू स्टिक लेना है और एक बो बनाना है, जिसे हम कह सकते हैं धनुष। उस तरह से हमें एक बो बनाना है। प्लेस करना है एक एरो को जो लाइट स्टिक से बना हो, हल्की एक स्टिक से या लकड़ी से बना हो। उसके एंड पे आपको बनाना है विद एंड सपोर्टेड बाय द स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग। आपको दिख रहा है जिस तरह से उसका सपोर्टेड जो है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर लगा होना चाहिए एक एंड। अब आप स्ट्रेच कीजिए उस स्ट्रिंग को और रिलीज कर दीजिए एरो को। नोटिस कीजिए कि एरो जो फ्लाई ऑफ होता है ब्लो से वो किस तरह से होता है। नोटिस करना है चेंज को इन द शेप ऑफ द बो। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड की जाएगी इन द बो ड्यू टू चेंज ऑफ शेप इज दस यूज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड थ्रोइंग ऑफ द एरो। जैसे ही आप थ्रो करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की गई है बो के अंदर वो उसके चेंज इन शेप के कारण है और इसीलिए यूज करती है या यूज जब होती है तो काइनेटिक एनर्जी जो है उस फॉर्म में आ जाती है। ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाती है जब आप एरो को थ्रो करते हैं। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। अब किसी हाइट पे एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, क्या होगी। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी, वो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज कर लेता है जब उसे रेज करते हैं आप एक हाइट पे। और ये क्यों होता है, क्योंकि वर्क जो है वो डन होता है अगेंस्ट ग्रेविटी और ये जब रेज्ड होता है तब एनर्जी जो प्रेजेंट होती है ऐसे ऑब्जेक्ट्स में वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की किसी भी ऑब्जेक्ट की एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड एट अ पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। तो इसमें हमें बताया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट पे अगर ग्राउंड से डिफाइन मतलब की गई है, अबव द ग्राउंड की गई है, तो उसे किस तरह से डिफाइन किया गया है, तो वो बिल्कुल वर्क डन होता है इन रेजिंग इट। उसको रेज करने में जितना वर्क डन लगा वो फ्रॉम द ग्राउंड टू इट्स पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी, उस पॉइंट तक जो अगेंस्ट ग्रेविटी है उतने में जितना वर्क डन लगा है उस चीज को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और ये बहुत ही इजी है टू अराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी हाइट पर। जैसे हमें यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पर उठाया गया है ग्राउंड से। कंसिडर कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसको रेज किया है आपने हाइट h तक ग्राउंड लेवल से। तो फोर्स जो है वो जो रिक्वायर्ड होगा उसके लिए वो क्या लगेगा, तो मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा उस ऑब्जेक्ट को रेज करने के लिए एक इक्वल वेट के साथ में ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो है mg। ऑब्जेक्ट गेन किया जाएगा, गेन करेगा एनर्जी को जो इक्वल होगी टू द वर्क डन ऑन इट। लेट द वर्क डन जो है ऑब्जेक्ट का अगर अगेंस्ट ग्रेविटी लेते हैं तो वो W होगा और इसीलिए हम लिख सकते हैं कि वर्क डन मतलब W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वाइल फोर्स हमारा m इंटू जी है, मतलब मास इंटू ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल जो हमारा फोर्स है वो है इंटू h। तो mgh हमारा फॉर्मूला है फॉर वर्क डन। सिंस वर्क डन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का ये इक्वल होता है mgh के, एंड एनर्जी इक्वल टू mgh यूनिट इज गेन बाय द ऑब्जेक्ट, और ये है पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम EP कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की। तो EP इज इक्वल टू mgh होता है। एक और चीज हमें यहाँ दी है कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए एक चीज दी है, एक नोट दिया है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की एक हाइट पे डिपेंड करती है उसके ग्राउंड लेवल से, मतलब ऑन द ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल यू चूज, जो भी लेवल आपने चूज किया है वहां से उसकी कितनी हाइट है उस ऑब्जेक्ट की वो डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड होती है पोटेंशियल एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट इज गिवन पोजीशन कैन हैव अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट जिसके पास गिवन पोजीशन है उसके पास सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी होती है विथ रिस्पेक्ट टू वन लेवल एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर लेवल। एक लेवल से लेकर एक पोटेंशियल एनर्जी है, वह डिफरेंट वैल्यूज जो है पोटेंशियल एनर्जी की अगर अनदर लेवल पे हम लेके जाते हैं तो मिलेगी। ये बहुत यूजफुल है नोट करना कि वर्क डन जो होता है ग्रेविटी के थ्रू वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वर्टिकल हाइट में इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या थी उसके डिफरेंस से ही डिपेंड करता है हमारा ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट की, एंड नॉट ऑन द पाथ ऑन विच ऑब्जेक्ट इज मूव। वो पाथ पे डिपेंड नहीं है, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के ऊपर है उसके हाइट के, जो शो किया गया है हमें केस में जो हमें नीचे दिया गया है। और वेयर अ ब्लॉक is raised from position A to B by taking two different paths, दो अलग अलग पाथ लिए हैं जिसमें हाइट जो है AB is equal to h है और दोनों सिचुएशन में वर्क डन जो है ऑब्जेक्ट पे वो mgh हो रहा है। देख सकते हैं आप, एक में हमें एकदम स्ट्रेट पाथ दिया है और दूसरे में हमारा पाथ जो है वो डाइवर्ट करके दिया गया है। एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो सजेस्ट की गई थी किसी ऑब्जेक्ट से जिसका मास 10 kg था, जब वो एक हाइट पर 6 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल हमने लाया था उसे, और गिवन हमें जी की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर
सेकेंड। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट m 10 kg दिया है, डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट 6 मीटर दी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g की वैल्यू 9.8 दी हुई है मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, भाई m की वैल्यू हमें गिवन है 10, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 6। इनका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आएगा 588 जूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 kg है और एक सर्टेन हाइट पे अबव द ग्राउंड आपने उसे रखा है। अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का 480 जूल है तो आपको हाइट फाइंड करनी है कि किस हाइट पर वो ऑब्जेक्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 480 जूल होगी। g की वैल्यू यहाँ पे हमें 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। वेल ग्रेविटेशन की वैल्यू आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसे हम कह सकते हैं, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, पर हमें एक राउंड फिगर आंसर में आ जाए इसलिए हम 10 भी कंसीडर उसे कर सकते हैं। सोल्यूशन में हमें दिया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू 12 kg, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और फॉर्मूला हमें पता है, तो EP मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वाइल EP हमें गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू गिवन है, h फाइंड आउट करना है। h के लिए हमें h को वहीं रखना है, बाकी सारे टर्म्स को हमें अपोजिट साइड में लेकर आना है। उसके बाद कैलकुलेट करके हमारा आंसर आता है 4 मीटर। तो ऑब्जेक्ट जब एक हाइट मतलब 4 मीटर की हाइट पे होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टिबल। जितने भी एनर्जी फॉर्म्स हैं वो इंटरकन्वर्टिबल हैं क्या, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं क्या? क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को एक फॉर्म से अनदर? हम फाइंड कर सकते हैं नेचर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो है कन्वर्जन के एनर्जी के एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो एक्टिविटी हमें यहाँ पर एक दी हुई है। सबसे पहले हमें यहाँ पे हमें बताया गया है हमें ग्रुप में बैठना है, डिस्कस करना है वेरियस वेज कौन से एनर्जी कन्वर्जेशन के नेचर के अंदर कन्वर्जन के डिस्कस करना है कुछ क्वेश्चंस को अपने ग्रुप में, जैसे कि ग्रीन प्लांट जो है वो फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये कहाँ से एनर्जी को लेते हैं, और एयर जो है कैसे मूव करती है प्लेस टू प्लेस, और फ्यूल्स जो है जैसे कोल और पेट्रोलियम वो कैसे फॉर्म होते हैं, काइंड्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जेंस जो है वो सस्टेन जो करते हैं वाटर साइकिल को वो कौन से हैं। ये सारी चीजें आपको ग्रुप में बैठकर बहुत आसानी से डिस्कस करते आएंगी और पता चलेंगी। एक और एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में दिया है, गैजेट जो हम यूज करते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं जिसमें कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है एक फॉर्म से अनदर। तो आपको लिस्ट बनानी है ऐसी कुछ एक्टिविटीज की और गैजेट्स की, आइडेंटिफाई करना है हर एक्टिविटी को और गैजेट को, द काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जेशन जो टेक्स प्लेस उसके अंदर होता है उसके लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसे आपको बहुत ध्यान से देखना है। एक्टिविटी 11.13 और 11.14 में हमने देखा कि फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो चेंज होती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो क्या होता है जब टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस उनके साथ क्या होता है, और जब भी कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो टोटल एनर्जी जो है वो अनचेंज रहती है। जितनी एनर्जी, सपोज 100 अगर टोटल एनर्जी है तो वो सिर्फ अपने फॉर्म को चेंज करेगी, बाकी रहेगी 100 ही, उसमें कम ज्यादा नहीं होगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी जो है वो सिर्फ कन्वर्ट करती है अपने फॉर्म को एक फॉर्म से अनदर में, लेकिन वो ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, और टोटल एनर्जी बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेम ही रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होता है सारी सिचुएशंस में और सारे काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस में। कंसीडर कीजिए एक सिंपल एग्जांपल को कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m अगर मेड किया है टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h एट अ स्टार्ट, द पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, जीरो रहेगी। और why is the kinetic energy zero? तो इट इज जीरो बिकॉज उसकी वेलोसिटी भी जीरो रहेगी। टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो 10 mgh होती है, जैसे हमने देखा था इसके पहले। जब वो फॉल होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ mv²। और जैसे ही वो फॉल होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब एज द फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस अगर होते रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी वाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट जो है इज अबाउट टू रीच टू ग्राउंड, और जब बिल्कुल ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड पर पहुंचने वाला है तो उसकी हाइट जीरो हो जाएगी और वेलोसिटी जो होगी वो हाईएस्ट हो जाएगी, और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो लार्जेस्ट और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लीस्ट मानी जाती है। हाउएवर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की सेम होती है सारे पॉइंट्स में, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये mgh हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ mv² हमारी काइनेटिक एनर्जी है, और ये इक्वल टू कांस्टेंट है।
सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। उन दोनों का सम जो होगा वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। हमने फाइंड किया कि ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है एक पॉइंट पे उसके पाथ में, और ये अपीयर होता है बिल्कुल इक्वल द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो इग्नोर किया जाता है। दस कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वो काइनेटिक एनर्जी में होता है। एक्टिविटी 11.15 में एक ऑब्जेक्ट आपको लेना है मास 20 kg का और ड्रॉप करना है उसे हाइट से 4 मीटर के, और फिल करना है ब्लैंक्स को जो फॉलोइंग टेबल में आपको दी गई है, क्योंकि आपको दो वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं। कंप्यूट करना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हर केस में। हाइट एट विच ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड हमें दी है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें दिया गया है, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करो और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और ये मास हमें दिया हुआ है, तो मास हमें कांस्टेंट रखना है। दोनों चीजें हमें दी, हाइट चेंज होते जा रही है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है और उनका एडिशन करना है आपको पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जूल में। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप वैल्यू जी की 10 ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, राउंड फिगर रहेगी तो कैलकुलेशन ईजी हो सकेगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात करें तो जैसे हम सारे लोग काम करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, तो जैसे हम सब काम करते हैं एक सेम रेट से क्या हम काम करते हैं कि सारी मशीन्स जो है उन्हें कंज्यूम या ट्रांसफर करती हैं एनर्जी को सेम रेट से, ऐसा होता है। एजेंट जो है वो ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को डू वर्क, है ना, एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट्स, वो भी डिफरेंट रेट से वर्क करते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे फॉलोइंग एक्टिविटी से कि किस तरह से रेट जो है वर्क का वो होता है। कंसीडर करना है कि दो चिल्ड्रन है जैसे ए और बी, और कह सकते हैं कि वेट उनके दोनों के सेम है। बोथ ने स्टार्ट किया क्लाइंबिंग अ रोप, एक रोप चढ़ना शुरू किया उन्होंने और दोनों एक हाइट पर 8 मीटर पर पहुंच गए। हम कह सकते हैं ए को 15 सेकंड लगे वाइल बी को 20 सेकंड लगे उनके टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो वर्क डन जो एक एक ने किया है वो क्या होगा, वर्क डन क्या उनमें सेम होगा। और हाउ एवर ए इज टेकन लेस टाइम एंड बी डू द वर्क, है ना, ए को कम टाइम लगा एज कम्पेयर टू बी और दोनों ने वर्क किया है। तो हु हैज डन मोर वर्क इन अ गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में किसने ज्यादा काम किया है, कह सकते हैं 1 सेकंड में किसने ज्यादा काम किया है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि स्ट्रॉन्गर पर्सन जो है वो सर्टन वर्क को रिलेटिवली लेस टाइम में करता है। मोर पावरफुल व्हीकल जो है वो कंप्लीट करती है जर्नी को बहुत ही शॉर्ट टाइम में देन लेस पावरफुल वन। हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ मशीन्स की बात करें तो मोटर बाइक्स और मोटर कार्स जो है उनकी बात ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। स्पीड जो है विथ विच दिस व्हीकल्स चेंज एनर्जी, जिससे एनर्जी चेंज करते हैं, और वर्क जो है जिसके बेसिस पे उनके क्लासिफिकेशन हुए हैं। पावर मेजर द स्पीड ऑफ द वर्क डन, और दैट इज कितना फास्ट या स्लो वर्क डन हो रहा है, ये हमें पावर से पता चलता है। पावर को डिफाइन किया गया है एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर कोई एजेंट एक काम करता है जैसे W करता है इन टाइम T, तो उसका पावर क्या रहेगा, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, दैट इज P इज इक्वल टू W बाय T। तो यूनिट ऑफ पावर जो है वो वैट होता है इन ऑनर ऑफ जेम्स वैट। जेम्स वैट जो थे उनके नाम पर ये नाम रखा गया है, ये यूनिट दिया गया है। 1736 से 1819 वो थे। Having the symbol W, 1 watt is the power of an agent which does the work of 1 joule per second। और हम कह सकते हैं कि पावर 1 watt तब होगा जब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी 1 जूल पर सेकेंड होगा। 1 watt is equal to 1 जूल पर सेकेंड। और हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लार्जर रेट्स को एनर्जी के ट्रांसफर के किलोवैट्स के अंदर भी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है 1 किलोवाट मतलब 1000 वैट्स, 1 किलोवाट में 1000 वैट्स, इस तरह लिख सकते हैं। 1000 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विद टाइम, टाइम के साथ वेरी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एजेंट जो है वो काम कर रहा है डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, और इसीलिए कंसेप्ट ऑफ एवरेज पावर जो है वो बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पर हम ऑब्टेन करते हैं एवरेज पावर को डिवाइड करने के बाद टोटल एनर्जी जो कंज्यूम की गई है बाय द टोटल टाइम टेकन। एक एग्जाम्पल हमें दिया है जिसमें हमें टू गर्ल्स दिए हुई हैं जिनका वेट है 400 न्यूटन और क्लाइंब कर रही हैं वो एक रोप को जिसकी हाइट 8 मीटर है। बी नेम द गर्ल्स ए और बी, जैसे है गर्ल्स ए को जो पहली लड़की है ए लड़की जो है उसे 20 सेकंड लग रहे हैं वाइल दूसरी को 50 सेकंड लग रहे हैं। तो आपको पावर निकालना है गर्ल्स का। तो पावर जो है गर्ल्स का, उसके लिए वेट ऑफ गर्ल mg इज इक्वल टू 400 न्यूटन। यहाँ पे g के साथ ऐड करके मास दिया है इसलिए न्यूटन में दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट हमारा है मतलब हाइट हम देख सकते हैं 8 मीटर। टाइम कितना लगा 20 सेकेंड्स। और इक्वेशन से पावर इज इक्वल टू w अपॉन टी है हमारा, w वर्क डन mgh अपॉन टी। तीनों वैल्यूज पुट करने के बाद हमें पावर मिलेगा 160 वैट। पावर एक्सपांडेड बाय गर्ल बी के थ्रू देखेंगे तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करके 64 वैट का पावर
गर्ल बी ने लगाया, तो पावर ए गर्ल का दिया है और बी का दिया है, जिससे हमें पता चलेगा दोनों में से किसने ज्यादा पावर लगाया है। एक और एग्जांपल है जिसमें बॉय का मास दिया है 50 kg, जो रन करता है एक स्टेयरकेस को 45 स्टेप्स को 9 सेकंड के अंदर। अगर वो हाइट जो है एक एक स्टेप की वो 15 सेंटीमीटर की है, तो उसकी पावर हमें फाइंड करनी है, उस बॉय की पावर फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लेनी है। सोल्यूशन में हमें वेट ऑफ बॉय दिया हुआ है, हाइट ऑफ स्टेयरकेस दी हुई है, टाइम टेकन टू क्लाइंब, अभी हमें स्टेयरकेस की हाइट पहले हमें दी है तो हमें 45 की निकालनी है, 45 स्टेयरकेस की निकालनी है। एक की दी है 15 सेंटीमीटर, 45 इंटू 15 अपॉन 100 दैट इज 6.75 मीटर उसे चढ़ना है। इक्वेशन है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। फिर से हमारे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, जिससे पावर आएगी 375 वैट। तो ये पावर आई उस लड़के की। उसके बाद हमारा टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट क्या है? तो यूनिट जूल जो है बहुत ही स्मॉल होता है और इसीलिए इनकन्वीनियंट है लार्ज क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए एनर्जी के। तो हम बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी जिसे हम किलोवाट आवर कहते हैं वो यूज कर सकते हैं। व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? लेट अस से कि हमारे पास एक मशीन है जो यूज करती है 1000 जूल ऑफ एनर्जी हर सेकेंड, है ना, और अगर एवरी सेकेंड वो यूज करती है, अगर ये मशीन जो है वो यूज करे कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक, तो ये कंज्यूम करेगी 1 किलो आवर ऑफ एनर्जी। दस 1 किलो आवर जो है एनर्जी वो यूज की जाती है 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड, और इसीलिए 1 किलो आवर इज इक्वल टू 1 किलो इंटू 1 आवर दैट इज 1000 वैट इंटू 3600 सेकेंड्स दैट इज 36 लाख जूल। ये इतनी एनर्जी इसमें लगने वाली है। तो इससे हम कह सकते हैं 1 किलो आवर मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल भी हो सकता है। एनर्जी जो यूज की जाती है हाउस होल्ड्स में, इंडस्ट्रीज में और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में, वो यूजुअली एक्सप्रेस की जाती है किलोवाट में, किलोवाट आवर में। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज की जाती है ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट, और यहाँ पर 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर है। एग्जाम्पल दिया है जिसमें कि इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वैट का, वो यूज किया जाता है 6 घंटे पर डे के हिसाब से। कैलकुलेट करना है उसके यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो कंज्यूम करता है वो एक दिन में। सोल्यूशन में पावर इलेक्ट्रिक बल्ब का 60 वैट है, जिसे हम किलो वैट में कन्वर्ट करेंगे, वो है 0.06। टाइम जो यूज हुआ है 6 आवर्स है। एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम, पावर दिया हुआ है, टाइम भी दिया है, इनका मल्टीप्लिकेशन किया 0.36 किलोवाट आवर, ये हमारी एनर्जी आई है, मतलब 0.36 यूनिट्स ये हमारी एनर्जी होगी। इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है वो बल्ब एक दिन में। एक एक्टिविटी है जो लास्ट है, इसमें हमें क्लोज लुक लेना है इलेक्ट्रिक मीटर का जो इंस्टॉल किया गया है हमारे घरों में। ऑब्जर्व कीजिए उनके फीचर्स को क्लोजली। द रीडिंग जो है आपको लेना है मीटर की हर दिन, जैसे सुबह 6:30 बजे आप ले रहे हैं और एक शाम को 6:30 बजे लेना है। कितने यूनिट जो है कंज्यूम किए गए हैं दिन में, ये आपको इससे पता चलेगा। कितने यूनिट जो है वो नाइट में पड़ते हैं, ये आपको पता चलेगा। अगर आप रात को पहला लेते हैं, मॉर्निंग में सुबह दूसरा लेते हैं। क्या यह एक्टिविटी वीक के बारे में भी आप ले सकते हैं। टैबुलेट कर दीजिए अपने ऑब्जर्वेशंस को, और इन्फ्रेंस जो है डेटा के वो आपको पता चलेंगे। ड्रॉ कीजिए उसे, कंपेयर कीजिए अपने ऑब्जर्वेशंस को, डिटेल्स को एक मंथली इलेक्ट्रिक बिल के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से एनर्जी कंज्यूम की जाती है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर किया है फ्रेंड्स।